हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्ल मार्क्स की सदीकरण पर विचारधारा, या आप कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स के सदीकरण के सिद्धांत यानी मार्क्स इज अ कन्फ्लेक्स थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन। यू नो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हियर। देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है बीए वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि सोशियोलॉजी लिए हुए हैं और सेकेंड सेमेस्टर में जो है इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम कार्ल मार्क्स का जो है सत्याग्रह के संघर्ष पर एनालाइज करेंगे और इनके सिद्धांतों को जो है विश्लेषण करेंगे और आलोचना को भी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर रहेगा सभी बातें बहुत ही क्लियर और आपके बुक के अंतर्गत ही रहेगा। चलिए देखते हैं कार्ल मार्क्स का सत्याग्रह का संघर्ष के सिद्धांत पर क्या विचारधारा है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं मार्क्स का सत्याग्रह संघर्ष का सिद्धांत। तो मार्क्स एज अ कन्फ्लेक्स थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक बनता है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। जो उन्होंने सोशियोलॉजी लिया है, चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो या कोई भी कक्षा में हो, अगर कार्ल मार्क्स के सत्याग्रह के अंतर्गत संघर्ष सिद्धांत है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझना है। कार्ल मार्क्स के सत्याग्रह के सिद्धांत की चर्चा भी हो सकता है, एंड एक्सप्लेन मार्क्स ऑफ कन्फ्लेक्स थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन, या कह सकते हो कि मार्क्स के सत्याग्रह के संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या के साथ आलोचना भी करें। तो कहते हैं एक्सप्लेन द क्रिटिसाइज टू द कन्फ्लेक्स थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन गिवन बाय द मार्क्स, या सामाजिक सत्याग्रह के संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या। एक्सप्लेन द कन्फ्लेक्स ऑफ थ्योरी ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन। तो देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बनते हैं, लेकिन आपको इतना दिमाग में रखना है कि हम यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स के थ्योरी यानी रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, इसके क्लासेस के साथ क्या संबंध थे, और इसके जो है और भी महत्वपूर्ण यहाँ बातों पर हम डिस्कस करेंगे आलोचना। तो ये कर लोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कार्ल मार्क्स के बारे में सारी आपको बातें बेखूबी समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्ड संघर्ष के कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की हमने यहाँ व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो देखा जाए सब प्रथम हम अगर बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक सत्याग्रह का जो है संघर्षवाद का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स ने सत्याग्रह के अंतर्गत संघर्षवाद का सिद्धांत दिया था। तो संघर्ष समझ सकते हो, जो स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग जो है काफ़ी महत्व रखता है, और यह सिद्धांत 19वीं शताब्दी के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के कारण ही आगे आया। क्योंकि देखा जाए कार्ल मार्क्स का सिद्धांत 19वीं शताब्दी में इसलिए भी आया क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष बढ़ती ही चली जा रही थी। जैसे आज देख सकते हो कि आज हमारे भारतीय इलेक्शन में कितनी जो है उथल पुथल हो रही है, कितने जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो सेम कंडीशन वहाँ पर कार्ल मार्क्स के समय काल में भी था 19वीं शताब्दी में। तो जाके कार्ल मार्क्स ने जो यहाँ पर है वर्ग संघर्ष सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स ने केवल सामाजिक कारकों को ही सामाजिक सत्याग्रह में अलग अलग वर्गों में संघर्ष का सिद्धांत माना। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मार्क्स ने केवल सामाजिक कारकों को ही सामाजिक सत्याग्रह एवं अलग अलग वर्गों के संघर्ष का सिद्धांत माना। जनरल सी बात है, सामाजिक सत्याग्रह रहेगा तो अलग अलग वर्गों में संघर्ष होगी। और आपको समाज सत्याग्रह का अर्थ तो पता ही होगा कि ऊंच नीच का भेदभाव होना। समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को ही हम सामाजिक सत्याग्रह कहते हैं। और जहाँ पर सामाजिक सत्याग्रह होगा तो वहाँ पर तो वर्ग संघर्ष तो होगा ही, ये तो आम बात है। देखा जाए तो मार्क्स ने यह सिद्धांत श्रम विभाजन के आधार पर भी दिए थे। कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर जो है श्रम विभाजन के सिद्धांत पे भी दिया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मार्क्स ने सिद्धांत श्रम विभाजन के आधार पर दिया था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मार्क्स ने जो है सिद्धांत श्रम विभाजन के आधार पर दिया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स को ये बात समझ थी कि समाज में जो है श्रम विभाजन ही बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। कहते हैं समाज में जो सत्याग्रह पाई जाती है कहीं न कहीं श्रम के अंतर्गत ही पाई जाती है, और इस बात को आधार बना के कार्ल मार्क्स ने जो है श्रम विभाजन को दो भागों में विभक्त कर दिया, यानी दो भागों में बांट दिया। पहला था शारीरिक, देखिए शारीरिक, और दूसरा था वैदिक श्रम। शारीरिक
शारीरिक श्रम में वो व्यक्ति आते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो अपना शरीर के बल लगाते हैं, तो उसे हम शारीरिक श्रम कहते हैं। और बौद्धिक श्रम जो होती है, वैदिक श्रम से वो समझ सकते हो कि जो लोग दिमागों से कार्य करते हैं। जैसे आप सोचते होगे कि ये बड़े बड़े नेता लोग जो है कोई कार्य नहीं करते हैं, ये बहुत ही कार्य करते हैं, ये दिमाग से कार्य करते हैं, तभी तो वो हमारे राजा बन बैठे होते हैं, क्योंकि वो दिमाग से कार्य करते हैं। और इसके लिए वो जिस तरह के षड्यंत्र रच सके वो रचने की कोशिश करते हैं, जिसमें आम व्यक्ति बहुत ही आसानी से फंस जाता है। तो ये दिमागी कार्य होता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आम गरीब व्यक्ति जो होता है अपनी शारीरिक परिश्रम करके आगे बढ़ता है, 2 वक्त की रोटी इकट्ठा करता है। लेकिन जो वैदिक श्रम होते हैं, क्योंकि क्या देखा जाए तो यहाँ पर वो हर तरह के प्रपंच अपना सकते हैं, चाहे वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें उनके ऐशो आराम छुपा हुआ होता है। अब आप देख लीजिए, कोई चीज़ कीजिएगा तो बहुत मेहनत करके कीजिएगा, लेकिन ये लोग इतना दिमाग लगाते हैं कि जो काम आप 2 घंटे में कीजिएगा वो 1 ही घंटे में करके परे मार देते हैं, दिमाग से, मशीन का इस्तेमाल करके। तो यही कार्ल मार्क्स यहाँ समझाने की कोशिश करते थे कि इन्होंने जो श्रम विभाजन दिया था उसमें 2 इन्होंने टाइप बताई, शारीरिक और वैदिक श्रम, जो यहाँ अंतर ही सामाजिक वर्गों में संघर्ष का कारण बन जाता है। माँ का कहना है कि समाज में साधारण 2 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग उत्पादन साधनों के स्वामी होता है। कार्ल मार्क्स की बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा थी कि पहला वर्ग जो होता है उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जो मालिक होते हैं वो संसाधनों की मालिक होते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ग जो होता है उत्पादन साधनों के मालिक नहीं होते हैं। अब मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, जो वास्तविक मालिक होगा वो मालिक होगा जो पहले वर्ग में आएगा, और दूसरा वर्ग में मान लीजिए उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कहा जाता है, जो मालिक नहीं होते हैं। और इसमें जो है वर्ग संघर्ष होना स्वाभाविक बना देता है। और इस जो है मैकलियत के आधार पर ही पहला वर्ग उच्च स्थिति एवं दूसरा वर्ग निम्न स्थिति में होता है। पहला वर्ग इसलिए उच्च स्थिति में होता है क्योंकि वहाँ पर वो वैदिक श्रम का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो उच्च स्थान प्राप्त करके रखा हुआ होता है। लेकिन दूसरा जो होता है श्रम शारीरिक होती है, इसलिए उसका स्थान जो है निम्न होती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे अधिक मेहनत जो होता है शारीरिक वर्ग यानी श्रम वर्ग करते हैं, और जो वैदिक वर्ग होते हैं वो सिर्फ दिमाग लगाते हैं, वो बड़े बड़े कंपनियों से डील करते हैं। और ये देखा जाए जो शारीरिक काम करते हैं, जो निम्न वर्ग के होते हैं, वो डील नहीं कर सकती। तो यही बात फर्क पड़ जाता है उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में। मार्क्स पहले वर्ग के जो है पूंजीपति वर्ग और दूसरे वर्ग को मालिक जो है गैर मालिक वर्ग बताया है। तो ये में काफ़ी कोई बुराई नहीं है, मार्क्स ने सही कहा है कि पहले वर्ग मालिक होगा जो पूंजीपति वर्ग से संबंधित होगा, और दूसरा वर्ग जो होगा वो गैर मालिक होगा जो मजदूर वर्ग कहलाता है। मजदूर कोई भी हो सकता है। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का आर्थिक रूप से शोषण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आर्थिक रूप में शोषण करते हैं। रीजन ये होता है कि मजदूर जो होते हैं अपनी मेहनत परिश्रम करके उस चीज़ को बनाते हैं और उनका जो है फिक्स जो है लाभ प्राप्त होता है। लेकिन देखा जाए तो पूंजीपति वर्ग को सारे के सारे लाभ जो है पूंजीपति वर्ग को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पूंजीपति वर्ग जो होता है मजदूर वर्ग का आर्थिक रूप से शोषण करता है, और मजदूर वर्ग अपने आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु ये जो है पूंजीपति वर्ग को संघर्ष का यहाँ पर रूप देता है, और यही सतीकरण का परिणाम भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सतीकरण किस प्रकार जो है हमारे समाज में विद्वान है, और यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने इसको दो रूप में विभाजित किया। आगे अगर हम देखें, मार्क्स का कहना है कि सतीकरण के आने के कारण ही संपत्ति का सामान्य विभाजन हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा यहाँ पर कई हद तक सत्य है कि संपत्ति के आने पर ही असामान्य विभाजन हुआ है। अगर आप देख लीजिए बंजारे क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पर जो है सतीकरण बहुत ही कम आपको मिलेगा। रीजंस क्या है कि वहाँ संपत्ति का कोई लालसा नहीं होते हैं, तो संपत्ति की अगर लालसा नहीं होगी तो सारे वर्ग के लोग सामान्य ही नजर आते हैं। सतीकरण की प्राकृतिक समाज के वर्गों पर निर्भर करती है, और वर्गों की प्राकृतिक उत्पादन के तरीकों का उत्पादन का तरीका तकनीक पर ही निर्भर करता है कि आप वहाँ पर किस प्रकार से जो है उत्पादन करने पे संलग्न हो।
जनरल सी बात यही आ जाती है कि भाई उत्पादन के तरीके कैसे हैं, आप किस प्रकार से उत्पादन करते हो, मिल के करते हो कि आप उसमें मालिक और मजदूर के वर्गों के रूप में करते हो। वर्ग एक समूह होता है, वर्ग जो है एक समूह होता है जिसके सदस्य संबंध उत्पादन की शक्तियों के समान होते हैं, और इस तरह वह सभी व्यक्तियों की उत्पादन की शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। यानी जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि मालिक वर्ग ऐसे ही करेंगे। व्यक्ति जो उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण रखना, वो पहला वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उत्पादन की शक्तियों को मालिक होते हैं, क्योंकि ये उत्पादन के मालिक होते हैं, इसीलिए वो सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखते हैं। अगर मालिक नियंत्रण नहीं रखेंगे तो मजदूर जो है अपना हक की बात करेगा और वो कहेगा कि सामान तो हमने बनाया, लेकिन मालिक वर्ग ये कहेंगे भाई सामान तो हमने इकट्ठा किया, हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो आप मालिक कैसे हो सकते हो। तो ये संघर्ष सदैव चलती रहती है। देखा जाए तो दूसरा वर्ग वह है जो उत्पादन की शक्तियों की मालिक नहीं है, क्योंकि वो उत्पादन शक्ति के मालिक नहीं होते हैं, और वो देखा जाए तो वह मजदूर या मेहनत करके अपना समय व्यतीत करते हैं, यानी कि वह मजदूर वर्ग ही कहलाएंगे, क्योंकि हम मजदूरी कर रहे हैं। देखिए, आप ये भी बात समझ सकते हो कि बड़े बड़े नेता जो होते हैं वो अनपढ़ भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, हर टाइप के होते हैं, लेकिन देखिए वो पढ़े लिखे लोगों पर राज करते। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक आईपीएस अफसर बनता है ना, तो वो देखिए एक मंत्री के सुरक्षा के रूप में रहेगा, सुरक्षा गार्ड के रूप में रहेगा, और वो पढ़ा लिखा आईपीएस अफसर एक अंगूठा छाप मंत्री को जो है सलाम ठोकेगा, क्योंकि वो दिमाग लगा के जो है आज मंत्री का पद जो है हासिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आईपीएस ने भी दिमाग लगाया है, लेकिन वो एक तरह का सरकारी विभाग में कर्मचारी है, एक मजदूर है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना अंतर देखने को मिल जाता है। आपने देखा भी होगा, कोई गलत बात नहीं है, कार्ल मार्क्स ने सही बात बताई है कि देखा जाए तो ये उत्पादन शक्ति के मालिक नहीं होते हैं, बल्कि वो मजदूर या मेहनत करके अपना समय व्यतीत करके जीवन जीते हैं, और वो मजदूर वर्ग कहलाते हैं। अलग अलग समाजों में इसके अलग अलग नाम हैं, जिनमें जो है जमींदारी समाज में जमींदार और खेतीहर मजदूर, और पूंजीपति समाज में पूंजीपति या मजदूर। देखिए सभी जगहों पर इसका अपना अपना नाम है। अगर आप छोटे क्षेत्र में चले जाओ जहाँ जमींदारों की होती है तो समाज में जमींदारों की चलती है, और देखिए दूसरे क्षेत्र में चले जाओ एग्रीकल्चर में तो वहाँ खेतिहर मजदूर कहलाती हैं। अगर हम शहरों में आ जाए तो यहाँ पूंजीपति और मजदूर के रूप में आ जाता है। और देखा जाए राजनीतिक में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर मैं जैसे बताया हूँ एग्जाम्पल कि एक मंत्री और एक आईपीएस अफसर, देखा जाए तो आईपीएस अफसर जो होते हैं वो सिर्फ अपनी क्षमता से वो भी दिमाग लगा के आगे बढ़ते हैं, लेकिन होते हैं बड़े पोस्ट पे, लेकिन देखा जाए तो उनसे अधिक जो होता है ये मंत्री लोग अपना दिमाग लगा रखे होते हैं, चापलूसी कर रखे होते हैं, हर तरह का षड्यंत्र रच रखे होते हैं, तो ये उच्च पद पे हासिल होते हैं। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के पास उत्पादन की शक्ति होती है। जो पूंजीपति वर्ग होता है उनके पास उत्पादन की शक्ति होती है, और मजदूर वर्ग के पास केवल मजदूरी ही होती है, क्योंकि मजदूर ही वो कर सकते हैं जिसका सहायता के साथ वो अपना गुजारा करता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो इस प्रकार उत्पादन के तरीकों एवं संपत्ति के सामान्य विभाजन के आधार पर बने वर्गों को मार्क्स ने सामाजिक वर्ग का नाम दिया, क्योंकि देखा जाए तो संपत्ति के सामान्य विभाजन के आधार पर जो ये वर्ग बनाई गई, मार्क्स ने इसको साफ शब्दों में यही बात बोला कि ये सामाजिक वर्ग ही कहलाएंगे। मार्क्स के अनुसार देखा जाए तो आज का समाज 4 युगों से गुजर कर हमारे सामने आया है, यानी मार्क्स ने इसको 4 युगों में कन्वर्ट किया है। पहला उसने जो नाम दिया है वो प्राचीन समाजवादी युग बोला है, यानी प्राइमेटिव एसेंस सोसाइटी ऑफ कम्युनलिज्म। दूसरा उसने बताया प्राचीन समाज यानी एसेंस सोसाइटीज़, और उसके बाद कार्ल मार्क्स ने तीसरा जो बताया है समानतावादी युग यानी फेडरल सोसाइटी। अंत में कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवाद युग ही बताता है, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो आज का समय काल है। आज कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, आज पूंजीवाद चलती है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर। मार्क्स के अनुसार पहले प्रकार के समाज में वर्ग अस्तित्व में नहीं आए थे। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मार्क्स ने बात को एनालाइज किया और समझने की कोशिश किया कि पहले प्रकार के समाज में वर्ग अस्तित्व में नहीं आए। इसका मतलब यहाँ पर कार्ल मार्क्स जो है प्राचीन समाजवादी युग की बात कर रहे हैं,
यानी पिरामिड असेंट सोसाइटी इन द कम्युनिज्म, यानी पहले चरण में समाज वर्ग अस्तित्व में नहीं था और समाज से यहाँ पर कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। परंतु उसके पश्चात के समाजों में दो प्रमुख वर्ग हमारे सामने आए थे, यानी दो आया था किसमें? प्राचीन समाज में, असेंट सोसाइटी में, जिसमें प्राचीन समाज में मालिक एवं दास का प्रथा सम्मिलित हो गई थी। तो देखा जाए तो कार्ल मार्क्स यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले में जो है किसी प्रकार का कोई समाजी सत्तीकरण नहीं देखने को मिला, लेकिन दूसरे चरण में जब एसेंट सोसाइटी आई यानी प्राचीन समाज आया तो उसमें मालिक एवं दासों की प्रथा शुरू हो गई। देखा जाए तो समानतावादी में समानता एवं खेतीहरी मजदूरों वर्ग आई। समानतावादी यानी तीसरी प्रकार के अगर चरण में देखें तो खेतीहर मजदूरों की वर्ग आ गई। उसके बाद देखा जाए चौथी में तो आपको पता ही होगा कि पूंजीवाद समाज में पूंजीवादी एक एवं मजदूर वर्ग आ गए। और आज जो हम देख रहे हैं वो पूंजीवादी और मजदूर वर्ग के अंतर्गत सत्तीकरण देखने को मिल रहा है। प्राय समाज में मजदूरों का कार्य दूसरे वर्ग के द्वारा ही किया गया है और मजदूर वर्ग बहुसंख्यक होती है और पूंजी वर्ग बहुत कम वाले होते हैं। और ये तो आपको समझ ही होगा, पूंजीपति लोग जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं और मजदूर वर्ग जो होते हैं उनकी संख्या बहुत होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। और आपको मैं बता दूं सच्चाई, आज जो है पॉलिटिशियन में ये बहुसंख्यक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। हर एक पार्टी जो है मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये बाद में पूंजीपति वर्ग के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं और आम गरीबों को जो है लूटते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो आज मजदूर वर्ग बहुसंख्यक है और पूंजीपति वर्ग बहुत ही कम है। मार्क्स ने प्रत्येक समाज में दो प्रकार के वर्गों का अनुभव किया, परंतु मार्क्स के फिर भी इस मामले में विचार एक सामान्य नहीं है। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी समाज में तीन वर्ग होते हैं। जो आज के समाज है पूंजीवाद समाज, उसमें तीन तरह के वर्ग होते हैं। पहला वर्ग जो होता है मजदूर वर्ग होता है, दूसरा होता है सामंत वर्ग और तीसरा होता है ज़मीन के मालिक यानी लैंड ओनर। तो आप समझ सकते हो, देखिए पहला तो वो होता है जो मजदूरी करता है सिंपल शब्दों में, और दूसरा जो होता है जो मजदूरी करवाता है, और तीसरा जो ज़मीन का मालिक होता है। तो मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में इसको तीन वर्ग दिए, जो कोई गलत नहीं है। मार्क्स ने इन तीनों में से अंतर आय के साधनों एवं लाभ एवं ज़मीन के किराए के आधार पर किया है, परंतु मार्क्स के तीन पक्षीय व्यवस्था इंग्लैंड में कभी सामने नहीं आई। यानी देखा जाए तो कार्ल मार्क्स बेशकली इंग्लैंड के ऊपर बात विचार रखे, लेकिन इनका विचारधारा पूरा विश्व के लिए था, क्योंकि ये काफ़ी दूरदर्शी थे और काफ़ी दूर की बातें सोच रहे थे। इसलिए उन्होंने जो तीन पक्षीय सिद्धांत दिया वो इंग्लैंड में कभी सामने नहीं आई। तो इससे तो यही साबित होता है। देखा जाए तो मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ तीन वर्गीय व्यवस्था दो वर्गीय व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगी। यानी जो कार्ल मार्क्स ने कल्पना किया था तीन वर्गीय व्यवस्था की, कार्ल मार्क्स ने ये भी वहाँ पर विचारधारा रखा कि आने वाला समय में जो ये तीन वर्गीय हैं वो आने वाला समय में दो वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और मध्य वर्ग समाप्त हो जाएगा। जो मध्य वर्ग यानी समांतर वर्ग की बात की गई थी वो समाप्त हो जाएगा, जो सही भी है। इसके बारे में उसे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में भी कहा है। मार्क्स ने विशेष समाज के अन्य वर्गों का उल्लेख भी किया है, जैसे बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग को उसने दो उपवर्ग जैसे प्रभावी बुर्जुआ और छोटे बुर्जुआ वर्गों में बांटा है। यानी पूंजीपति वर्ग को जो यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने दो वर्गों में विभक्त कर दिया। एक तो जो है सबसे अधिक पूंजीपति और वो एक जो होगा निम्न पूंजीपति। यानी पूंजीपति में भी यहाँ पर सत्तीकरण जो है देखने को मिल सकता है। देखा जाए जो प्रभावी बुर्जुआ वर्ग होते हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति एवं उद्योगपति होते हैं, यानी जो प्रभावी होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, या तो वो पूंजीपति होंगे या उद्योगपति होंगे, और जो हज़ारों की संख्या में मजदूरों कार्य कराने के देते हैं, जो हज़ारों की संख्या में,
मजदूरी करवाते हैं। लेकिन छोटे जो होते हैं वजुआ, वो छोटे उद्योगपति या दुकानदार होते हैं जिनके व्यापार छोटे स्तर पर होता है और वो बहुत अधिक मजदूरों को कार्य नहीं दे सकते हैं, यानी इनके पास 2-4 ही मजदूर कार्य करते हैं। लेकिन जो कहते प्रभावी बुजुर्ग वर्ग होते हैं वो पूंजीपति होते हैं, उद्योगपति हो, जिनके जो है हजारों संख्या में मजदूर कार्यरत होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी सीमा तक स्वयं ही कार्य करते हैं। जो देखा जाए जो छोटे उद्योगपति होते हैं वो अपना कार्य स्वयं करने में विश्वास रखते हैं। मार्क्स यहाँ पर फिर कहता है कि पूंजीवाद के विकास होने के साथ साथ मध्य वर्ग व छोटी बुजुर्ग उपजातियाँ समाप्त हो जाएगी, और ये बात सच है। फिर देखा जाए तो मजदूर वर्ग में ये मिल जाएंगी और इस तरह समाज में पूंजीपति व मजदूर वर्ग रह जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स की सामाजिक जो है सशक्तिकरण के दृष्टिकोण दिखाई गई है। आगे हम करेंगे वर्गों के बीच संबंध, कि वर्गों के बीच क्या संबंध है। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो शेयर एक बनता है, क्योंकि अगर आप दूसरे बच्चों को शेयर करते हैं तो दूसरे बच्चे क्या केयर हो जाता है, क्योंकि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये आपके तरफ से होता है, तो वो आपको जो है शुक्रिया अदा करेंगे। तो ये महत्व रखता है, जितना हो सके शेयर जरूर करें। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में और वीडियो प्राप्त कर पाइएगा। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, और यहाँ पर सारी बातें आपके किताब से होती है, तो ये और भी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। कहते हैं समझिए, विचार कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।